हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का मैड गुरुज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ, मैं मोहित राज यादव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल, दिव्या कुमारी जी, चेतन कुमार, पवन गुप्ता, रेणु धरकर, निधि चौरासिया, अंजिला जी, बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग है। चलिएगा, एक बेहतरीन सेशन आप सभी साथियों के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। जी बिल्कुल, सुमन शेखावाटी जी एंड रंजना राव जी, चंदा यादव जी, सभी साथियों का स्वागत है। होंगे अपन कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में और जवाब होंगे आप सभी साथियों के कमेंट्स बॉक्स में। बस हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जवाब बहुत अच्छे से देना है। जी बिल्कुल, स्पेशल सेशन राजस्थान सीएचओ, हरियाणा सीएचओ, आरएमएल एंड एसजी पीजीआई के लिए आप साथियों के लिए। जी बिल्कुल, अजय राजपूत जी नमस्ते डियर, नरेश सैनी जी बिल्कुल राधे राधे, हेमराज कुमावत मेडिकल स्टूडेंट्स जी बिल्कुल गुड इवनिंग डियर, और राहुल, अभिषेक, पंकज, नरेश सैनी। चलिए भैया फटाफट से अपने सभी साथियों को उठा दीजिए, जगा दीजिए और बोल दीजिए कि रात 7:30 बजे वाला सेशन स्टार्ट है। तो इंतजार नहीं है, अपन इस सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन जो है वो आप सब लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आज का ये सेशन एक बेहतरीन लाइन आप सभी लोगों के लिए जो इस पूरे सेशन में आपको जगा कर रखेगी कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। अपनी उम्मीद कायम रखना, अपने हौसले बुलंद रखना और इस बेहतरीन कल को जीने के लिए तैयार है। तो क्या तैयार हैं सभी साथी? चलिएगा इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का कमेंट्स बताएगा मुझे कि तैयार हैं, तो फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा सर। चलिए, जूली सिंह जी बिल्कुल गुड इवनिंग है, ईसु राठौड़ जी बिल्कुल गुड इवनिंग है, रविंदर के 781 जी गुड इवनिंग है डियर। चलिए स्टार्ट करवाइए सेशन को भैया। अगर आप सभी साथी तैयार हैं तो फिर रखिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना जवाब कि सर तैयार हैं इस बेहतरीन सेशन के लिए। अभिषेक स्वामी जी बिल्कुल गुड इवनिंग है जी बिल्कुल, सुरेश भास्कर जी बिल्कुल गुड इवनिंग डियर। और स्टार्ट है इस सेशन के लिए सभी साथी अपनी कमर की पेटियां बांध करके। आज के बेहतरीन सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। चलिए क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में ऑप्शन डिस्प्ले होंगे और फिर एक एक ऑप्शन पे सोचना है और सही ऑप्शन अपने कमेंट्स के अंदर रखना है। जी बिल्कुल, चेतन कुमावत जी, पीडिया एक्सप्रेस सर जी बिल्कुल। चलिएगा भैया, क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। Soon after delivery, a neonate is admitted to the central nursery sir. जस्ट डिलीवरी के बाद में एक नियोनेट को सेंट्रल नर्सरी के अंदर जो है वो एडमिट किया गया है। द नर्सरी नर्स बीइंग द इनिशियल असेसमेंट बाई सर। नर्सरी के अंदर नर्स का जो है वो पहला असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट क्या होने वाला है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि एक न्यू बॉर्न्स को, एक नियोनेट को जस्ट डिलीवरी के बाद में नर्सरी यूनिट के अंदर एडमिट किया जा रहा है। वहां पर नर्स का सबसे पहला जो है वो पहला काम, इनिशियल असेसमेंट क्या होने वाला है। ऑप्शन ए है ऑस्कल्टेशन बावल साउंड, ऑप्शन बी है सक्शनिंग एंड एयरवे क्लियरेंस, ऑप्शन सी है आपका चेक द रेस्पिरेशन और ऑप्शन डी है चेक द आइडेंटिफाई बर्थमार्क, की बर्थमार्क को आइडेंटिफाई करना। चलिए दीजिएगा फटाफट से जवाब कि क्या आपका यहां पर सही जवाब होगा। सभी साथियों के जवाब कमेंट्स बॉक्स के अंदर। जी बिल्कुल, हाइट रेट चेक करना अजय राजपूत जी का एक जवाब है, ऑप्शन के अंदर नहीं है दोस्त, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है अपने को। प्रिंस जेपी, प्रिंस मीना जी बिल्कुल गुड इवनिंग है। चलिएगा काव्या चौधरी जी, जी बिल्कुल गुड इवनिंग है डियर। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जस्ट डिलीवरी के बाद में एक नियोनेट को जब नर्सरी यूनिट के अंदर एडमिट किया जा रहा है तो आपका इनिशियल असेसमेंट क्या होने वाला है, पहला असेसमेंट क्या होने वाला। बहुत सही भैया, जूली सिंह जी, रवि एंड प्रिंस, रौनक और सभी साथियों का एक बहुत अच्छा सा जवाब कि सर बी जो है वो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। सी ऑप्शन भी आ रहा है। नरेश सैनी जी का जवाब सी है भैया। बाकी प्रदीप बाबा, नरेश जी, रवि बोनकर जी, ओम गुडापिया जी, सभी का जवाब जो है वो बी आ रहा है। चलिए देखते हैं फिर क्या होगा यहाँ पर जवाब। नरेश सैनी सी, विकास सक्सेना सी जवाब दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, सुजीत यादव जी बिल्कुल राधे राधे। चलिएगा दोस्त जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर पहला इनिशियली असेसमेंट क्या होने वाला है। हाईलाइट पॉइंट है, इनिशियल असेसमेंट क्या करने वाले हो, क्या बावल साउंड सुनने वाले हो, क्या सक्शनिंग एंड एयरवे क्लियरेंस करने वाले हो, या फिर आप रेस्पिरेशन चेक करने वाले हो, और या फिर आइडेंटिफाई बर्थ मार्क करने वाले हो। तो यहां पर अब जवाब देखते हैं अपना सही। जी बिल्कुल
नहीं, ऑस्कल्टेट बाउल साउंड इनिशियल असेसमेंट नहीं होगा अपना। सक्शनिंग एयरवे क्लियरेंस सर इंटरवेंशन है, केयर का तरीका है। इंटरवेंशन क्या देंगे, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इनिशियल केयर क्या देंगे, तो अपन कहते कि सक्शनिंग एंड एयरवे क्लियरेंस। यहां तो अपने को पूछा है सबसे इनिशियल असेसमेंट क्या करोगे, क्या असेस करोगे बच्चे के अंदर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले चेक द रेस्पिरेशन सर, उस बच्चे ने सांस लेना स्टार्ट किया है या नहीं किया है, ये अपने को चेक करना है। तो सी ऑप्शन वाले सभी साथी सही है। यहां पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बी वाले साथियों को बता दूं, बी आपका केयर है भैया, बी आपका इंटरवेंशन है। और क्वेश्चन ने पूछा है असेसमेंट क्या करोगे। अगर आपका क्वेश्चन ये कह दे कि इनिशियल इंटरवेंशन क्या करोगे, इनिशियल केयर क्या दोगे, तो फिर आपका जवाब हो जाता सक्शनिंग एंड एयरवे क्लियरेंस। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन, काफी सारे लोगों को यहाँ बसीड़ लग चुकी है और ऑप्शन सी जो है वो सी आपका यहाँ पर सही होगा कि रेस्पिरेशन को क्या करना है, चेक करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और दीजिएगा जवाब। जी हाँ, ए मदर ऑफ ट्रम नियोनेट आस्क व्हाट द थिक व्हाइटिश चीजी सर। ट्रम नियोनेट है, इसका मतलब बच्चे का जो है वो जन्म 37 वीक के बाद में हुआ है, 42 वीक से पहले हुआ है, वो ट्रम डिलीवरी का बच्चा है। थिक व्हाइटिश चीजी कोटिंग है स्किन के ऊपर, विच करेक्टली डिस्क्राइब दिस फाइंडिंग। व्हाइटिश थिक चीजी कोटिंग जो है वो को क्या कहने वाले हो आप, इसको जो है वो क्या कहोगे, इसका जवाब देना आपको। ऑप्शन ए लाइनिंगो, ऑप्शन बी मीलिया, ऑप्शन सी है नेविस फ्लेमिस आपका, और ऑप्शन डी है आपका वर्निक्स सर। क्या कहोगे आप इसको, चलिए जवाब है जी बिल्कुल नरेश व्यास जी वर्निक्स केसोसा जवाब दे रहे हैं। और बजरंग लाल चौधरी जी बिल्कुल स्वागत है डियर, गुड इवनिंग है। चलिए जवाब दीजिएगा दोस्त फटाफट से। जी बिल्कुल साधना कुशवाहा जी कह रहे हैं सर वर्निक्स होगा। राहुल छाबड़ा जी भी कह रहे हैं सर वर्निक्स केसोसा होगा। मोहन जी बिल्कुल गुड इवनिंग है डियर। चलिए जवाब आना चाहिए हर एक साथी का, अपना जवाब सही है गलत है रखिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और सही है तो फिर संभाल के रखिएगा अपने जवाब को। जी बिल्कुल डी जवाब साथियों का है, वर्निक्स करेंगे। व्हाइटिश जो है वो चीजी लाइक सबस्टेंस जो लगा हुआ है बॉडी के ऊपर, जो कोटिंग लगी हुई है, उस कोटिंग को हम डी वर्निक्स कहेंगे। चलिए देख लेते हैं फिर क्या क्या है इस ऑप्शन के अंदर। जी हाँ, पहला कहा है अपने को कि लाइनिंगो कहेंगे सर। लाइनिंगो फाइन बॉडी हेयर्स होता है, न्यूबॉर्न की बॉडी के ऊपर जो गोल्डन कलर के हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, लाइनिंगो। व्हाइट कलर के पिन पॉइंटेड पेप्यूल्स जो होते हैं फेस के ऊपर पर्टिकुलरली, वो मीलिया बर्थ मार्क होता है आपका। नेवस फ्लेमिस स्ट्रॉबेरी टाइप का जो है वो मार्क फॉर्म हो जाता है। पोर्ट वाइन कलर का रेड कलर का बर्थ मार्क होता है। और यहाँ तो एक कोटिंग है, व्हाइटिश थिक चीजी लाइक कोटिंग है, इसको कहा जाता है आपका वर्निक्स केसोसा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रोली यादव जी बिल्कुल गुड इवनिंग है डियर, और सुनील, नरेश कुमार, मीना जी, सरिता कुमारी, पंकज परमार जी, जिन ने भी आंसर डी दिया है सही जवाब है। इस व्हाइटिश को क्या कहेंगे अपन, वर्निक्स केसोसा कहेंगे, वर्निक्स कहेंगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन से अपनी स्क्रीन पे आज के सेशन का, और देखते हैं क्या है अपना ये क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी साथियों के लिए। मैड गुरु क्लासेस अब अपना जो है वो खुद के बिल्डिंग के अंदर अपने एक नई जगह के ऊपर, और आप सभी लोगों को एक हेल्दी और एक न्यू एनवायरनमेंट देने के लिए जो है वो शिफ्ट हो रहा है। कोचिंग हब हल्दी घाटी गेट, प्रताप नगर, टोंक रोड। स्कैनर है, आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिनको इस एड्रेस के बारे में जानना है। जो सभी साथी जो एड्रेस पे पहुंचना चाहते हैं बिल्कुल स्कैन करिएगा गूगल मैप के द्वारा, और आपने को ये एड्रेस जो है वो एड्रेस मिलेगा बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, अभिषेक जो है वो अभिषेक पंकज जी कि सर मजा आ गया है सेशन के अंदर, तो फिर चलिए भैया मजा आ गया है तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का। हाँ, राजेंद्र भाती और बंटू राजपूत जी बिल्कुल गुड इवनिंग है दोस्त। सेशन जो है वो 3rd क्वेश्चन के ऊपर आपका। When teaching umbilical cord care to a newborn mother, the nurse would include which information, sir?
एक न्यूबॉर्न की आप अम्बिलाइकल कॉर्ड केयर कर रहे हो, मदर को बताओगे कि अम्बिलाइकल कॉर्ड केयर के क्या बात ध्यान रखनी है, क्या इंक्लूड करने वाले हो, वो बात कौन सी है। चलिए पहला ऑप्शन, अप्लाई द पेरोक्साइड टू द कॉर्ड विच ईच डायपर चेंज, हर बार डायपर चेंज करने के दौरान मदर जो है वो पेरोक्साइड अप्लाई कर दे। ऑप्शन बी, कवर द कॉर्ड विथ पेट्रोलियम जेली आफ्टर बाथिंग, कि बच्चे को बाथिंग के बाद में जो है वो पेट्रोलियम जेली से कवर करके रखे मदर अम्बिलाइकल कॉर्ड को। ऑप्शन सी है, कीप द कॉर्ड ड्राई एंड ओपन एयरवे, ड्राई रखे और एयर के अंदर ओपन जो है वो ओपन रखे। और ऑप्शन डी है आपका, वॉश द कॉर्ड विथ सोप एंड वाटर ईच डे ड्यूरिंग टब सर, जब बच्चे को टब बाथिंग करवा रही है मदर, निला रही है, तब उसको साबुन से और पानी से क्लीन करे सर। दीजिएगा जवाब। जी हाँ बिल्कुल, इंदिरा सैनी जी बिल्कुल स्वागत है डियर, शुक्रिया आपके इस बेहतरीन कमेंट्स के लिए। चलिएगा चेतन गुजर जी सी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर कि सर कीप द कॉर्ड ड्राई एंड ओपन एयरवे रखा जाए। उज्ज्वला पाल जी सी जवाब, अजय जो है वो अजय जी सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं, जूली सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं, सैनी जी सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं। चलिएगा देखते हैं किस साथी का जवाब जो है वो यहाँ सही होने वाला है। चलिएगा यहाँ पर सी जो है सी वाले साथी हैं, कीप द कॉर्ड ड्राई एंड ओपन द एयरवे जो है वो एयरवे, बहुत सारे साथियों का जवाब है जी बिल्कुल सी जवाब सर। ऑक्सीटोसिन एक आईडी नेम दोस्त का सी जो है वो सी जवाब है। और ऑक्सीटोसिन भैया जवाब जो है वो शानदार है। और क्या है ये शानदार जवाब, जब भी अम्बिलाइकल कॉर्ड केयर आप कर रहे हो तो मदर को क्या इन्फॉर्म करोगे आप। पहला है कि एम्बलाइकल कॉर्ड के दौरान मदर पेरोक्साइड अप्लाई करे डायपर चेंज करते समय, नहीं किया जाएगा, गलत स्टेटमेंट है अम्बिलाइकल कॉर्ड केयर के रिगार्डिंग ये। पेट्रोलियम जेली आफ्टर बाथिंग बिल्कुल नहीं लगाई जाती है। फीमोसिस की सर्जरी जो है वो सर्जरी होती है आपका सर्कमसीजन सर्जरी, उस सर्जरी के दौरान जो है आपका पेट्रोलियम जेली गोज पीस लगाया जाता है, बाकी कहीं पर भी ध्यान नहीं रखना है पेट्रोलियम जेली को। ऑप्शन सी, कोड को ड्राई रखोगे एयर में ओपन रखोगे, जी बिल्कुल ये आपका सही स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन जो है वो सही है आपका। वॉश द कोड विथ सोप इज ड्यूरिंग टब बाथिंग, कि कोड जो है वो कोड को आप बाथिंग के दौरान सोप और वाटर से नहीं, गलत जवाब है। अम्बिलाइकल कोड केयर का मेन एस्पेक्ट है कि आपको क्लीन रखना है कोड को, और इसके साथ में ड्राई जो है वो ड्राई रखना है सर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोड को ड्राई रखो, एयर के अंदर ओपन रखो और क्लीन रखो ताकि अम्बिलाइकल कोड का इन्फेक्शन ना हो पाए। चलिएगा यहां पर जो है वो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। जी हाँ, आज के सेशन जो है वो सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे, और बहुत शानदार जवाब है आप सभी साथियों में, बस ये बहुत शानदार जवाब आपके होने चाहिए, ये जोश होना चाहिए आप लोगों का, तो फिर जो है वो आप लोगों का जो है वो क्वेश्चंस का मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, डियर सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि सर आवाज कट हो रही है, भैया टीम फटाफट से देख ले और नोट कर ले कि आवाज जो है वो आवाज अगर कट हो रही है तो फिर उस एरर को सही करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए नर्स इन ए डिलीवरी रूम इज असिस्टिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट। सर नर्स डिलीवरी रूम के अंदर डिलीवरी असिस्ट करवा रही है। चलिए आगे की कहानी सुनिए क्वेश्चन की। आफ्टर द डिलीवरी नर्स प्रिपेयर टू प्रिवेंट हीट लॉस इन द न्यूबॉर्न। डिलीवरी के बाद में नर्स प्रिपेयर है, नर्स तैयार है बच्चे में हीट लॉस को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कि बच्चे में हीट लॉस नहीं होना चाहिए, इस बात की तैयारी के लिए है नर्स। द न्यूबॉर्न रिजल्टिंग फ्रॉम इवेपोरेशन बाई, और कौन से मेथड से नहीं होना चाहिए, इवेपोरेशन मेथड से नहीं होना चाहिए। बस क्या काम करना है नर्स को, ये आपका क्वेश्चन होगा कि डिलीवरी रूम के अंदर नर्स डिलीवरी असिस्ट करवा रही है न्यूबॉर्न की, इसके दौरान नर्स को हीट लॉस को बचाना है, कौन से मेथड से बचाना है, इवेपोरेशन मेथड से। कैसे बचाएगी नर्स, ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए, वार्म द क्रिप पैड है आपका। ऑप्शन बी, टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। ऑप्शन सी है आपका, क्लोजिंग द डोर टू द रूम, कि रूम के डोर्स को क्लोज कर दे। और ऑप्शन डी है, ड्राई द इन्फेंट इन ए वार्म ब्लैंकेट, कि इन्फेंट को जो है वो वार्म ब्लैंकेट के अंदर जो है वो ड्राई करे। सर चलिएगा जवाब दीजिएगा फटाफट से।
जी हाँ बिल्कुल। चलिएगा भैया, यहाँ पर डी एक जवाब आ रहा है दोस्तों का। क्या डी जवाब सही है या गलत है, देखते हैं अभी अपन। सी भी जवाब है भैया। एक दोस्त जिनका जवाब आ रहा है क्लोजिंग द डोर एट द रूम, की सर दरवाजे बंद जो है वो बंद कर दीजिएगा। डी जो है वो डी जवाब है। जी बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं अब सारे जवाब जो है वो जवाब क्या है। पहले तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा अपने को ये पकड़ लेना है कि प्रिवेंट हीट लॉस से प्रिवेंट करना चाहते हो और कौन से मेथड के द्वारा प्रिवेंट कर रहे हो आप, इवेपोरेशन मेथड। सर इवेपोरेशन क्या होता है, सुनो, बॉडी के ऊपर जब फ्लूइड लगा हुआ हो और वो फ्लूइड भाप बनकर उड़ने लग जाए, बॉडी का टेम्परेचर कम होने लग जाए, उस मेथड को कहते हैं इवेपोरेशन। यहां पर एक एक ऑप्शन को देखते हैं अपन। वार्म द क्रीप पैड। सर बच्चे के बिस्तर के ऊपर जो पैड आपने बिछाया है, जो बेडशीट आपने बिछाई है, उस बेडशीट को गर्म कर दो। डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट कंडक्शन मेथड है भैया, इवेपोरेशन मेथड नहीं है ये, कंडक्शन मेथड के द्वारा हीट लॉस रहे हो आप। सर टर्निंग द ओवर हीट रेडिएंट वार्मर। सर रेडिएंट वार्मर को ऑन कर दो, मेथड रेडिएशन के द्वारा हीट को रोक रहे हो दोस्त। ऑप्शन सी क्लोजिंग द डोर टू द रूम, कि दरवाजे बंद कर दो, रूम जो है वो रूम के एयर के द्वारा रोक रहे हो, मतलब कन्वेक्शन मेथड के द्वारा रोक रहे हो आप हीट लॉस होना। और ऑप्शन डी है आपका कि ड्राई कर दो इन्फेंट को गर्म ब्लैंकेट से, वार्म ब्लैंकेट से। जी बिल्कुल, इवेपोरेशन मेथड के द्वारा हीट लॉस को रोकने के लिए सही आंसर आपका कौन सा, डी जो है वो डी आंसर। और शायद सभी साथियों ने जवाब जो है वो डी दिया था। जी बिल्कुल, कमल किशोर जी कह रहे हैं कंगारू मदर केयर। सर केएमसी हीट लॉस को बचाता है, केएमसी हीट लॉस के लिए बेहतर मेथड होता है हीट लॉस प्रिवेंट के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, कंडक्शन मेथड है। मदर की हीट बच्चे के अंदर क्या होती है, वहां पर ट्रांसफर होती है। जी बिल्कुल। सर ब्लैंकेट या टाउल सही है, बिल्कुल अजय राजपूत जी। वार्म ब्लैंकेट से जो है वो कवर करना, ड्राई करना, वार्म टावल से ड्राई करना, ब्लैंकेट जो है वो ब्लैंकेट से कवर करना, सही ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। नरेश सैनी जी शुक्रिया डियर इस बेहतरीन जो है वो कमेंट्स के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट इज एडमिनिस्टर टू द नियोनेट आई शॉर्टली आफ्टर बर्थ टू प्रिवेंट विच डिसऑर्डर। सर एक बच्चे का जन्म होने के बाद में जो है वो आपने इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट लगाया है। सर एंटीबायोटिक है इरिथ्रोमाइसिन, आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा रहे हो, किससे रोकने के लिए, किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए लगा रहे हो, ये आपको जवाब देना है। हेमराज कुमार जी बिल्कुल शुक्रिया डियर। चलिएगा ऑप्शन ए है, कैटरेक्ट से बचाने के लिए इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट लगाया जाता है। ऑप्शन बी आपका डायबिटिक रेटाइनोपैथी से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी स्टारबिज्म से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। बताइएगा यहां पर सही जवाब क्या है आपका। जी बिल्कुल, बंटू राजपूत जी शुक्रिया है डियर। चलिए जवाब दीजिएगा। इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट जो अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें बच्चे में कौन से आई डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। अभिषेक स्वामी जी सी जवाब दे रहे हैं। चलिएगा यहां पर जो है वो सी जवाब साथियों का आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सही भैया, बहुत शानदार वाली पढ़ाई है। और इसे कहते हैं कि हर कंसेप्ट माइंड के अंदर है, हर एक चीज माइंड में सेट है। अगर जवाब आप लोगों का सही है तो जी बिल्कुल, मोनू मलिक जी और गुजर बॉय जी सी जवाब है भैया। चलिएगा हेमराज जी सी जवाब है, रंजना राव बी जवाब है, सुमन यादव सी जवाब है भैया, जूली सिंह सी जवाब है। और क्या बेहतरीन जवाब है ये अपन देख लेते। अपने सामने लिखा है इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। सर कैटरेक्ट जो है वो आई के अंदर लेंस की ओपेसिटी हो जाना, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कैटरेक्ट का नहीं होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट कैटरेक्ट के अंदर बेटर ट्रीटमेंट्स होता है। तो यहां पर कैटरेक्ट के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटिक रेटाइनोपैथी, सर डायबिटिक की वजह से रेटाइनल जो है वो डैमेज हो जाए तो डायबिटिक रेटाइनोपैथी भी यहां पर सही जवाब नहीं है, ये सही है आपका। सर दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ए और बी। ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम, सर 30 डेज डिलीवरी होने के नियोनेट ड्यूरेशन में 28 दिन के अंदर अंदर दोनों आई का बाइलेटरल जो है वो आपका आई के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो जाना क्या कहलाएगा आपका, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम जो है वो ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम कहलाएगा भैया। तो यहां पर जो है
वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट जो है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम के लिए जो है वो यूज में लिया जाता है भैया। और एक कुलदीप सिंह जादौन जी का एक मैसेज है कि पीडिया सब्जेक्ट ग्रेट टीचर्स बाय द मोहित सर, शुक्रिया डियर आपके इस कमेंट्स के लिए। चलिएगा, ध्यान रखना है कि इरिथ्रोमाइसिन जो है वो किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम। चलिएगा, एक सिंपल सा और है आपका स्टारबिज्म सर, इसको अपन क्रॉस आई के नाम से भी जान रहे हैं सर। क्या होता है क्रॉस आई और स्टारबिज्म? सुनो, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स की इलास्टिसिटी लूज होने की वजह से या एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स में अल्ट्रेशन होने की वजह से पर्सन के अंदर अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाना। देखे राइट साइड और बात करें लेफ्ट साइड के पर्सन से, इस प्रकार का जो है वो डिसऑर्डर्स कहलाता है आपका कौन सा, स्टारबिज्म। जी बिल्कुल, चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है स्टारबिज्म, लेकिन वहां एनाटॉमिकल डिस्टरबेंस होता है। ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो अपन क्या लगाते हैं, इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट यूज में लेते हैं। चलिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों आज के सेशन का। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, न्यूबॉर्न केयर हेडिंग, न्यूबॉर्न केयर के क्वेश्चन आप सब साथियों के सामने अपने आज के इस सेशन के। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ए नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विटामिन के इंजेक्शन। गलती हो सकती है, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है दोस्तों और बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर जो है वो जवाब देना है आपका। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नर्स प्रिपेयर हो रही है विटामिन के इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इन्फेंट के अंदर। द मदर आस्क द नर्स व्हाई हिज न्यूबॉर्न इन्फेंट नीड टू इंजेक्शन। माँ ने पूछ लिया नर्स से कि इस बच्चे में या मेरे बच्चे में क्या जरूरत पड़ गई आपको ये इंजेक्शन लगाने की सर। आगे सुनिएगा, द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स वुड बी सर। क्वेश्चन कह रहा है आपको नर्स विटामिन के इंजेक्शन देने के लिए प्रिपेयर हो रही है इन्फेंट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर। माँ ने पूछ लिया है कि इस बच्चे के अंदर जो है वो विटामिन के या ये इंजेक्शन देने की जरूरत क्या पड़ गई आपको, और अब नर्स का रेस्पॉन्स बताइएगा कि सबसे बेटर रेस्पॉन्स क्या है नर्स का। ऑप्शन ए, योर इन्फेंट नीड विटामिन के टू डेवलप इम्यूनिटी, कि विटामिन के इम्यूनिटी डेवलप करता है इसलिए दिया जाएगा विटामिन के का इंजेक्शन। ऑप्शन बी, विटामिन के विल प्रोटेक्ट योर इन्फेंट फ्रॉम हैव जॉन्डिस, कि विटामिन के जॉन्डिस को रोकता है इसलिए विटामिन के जो है वो दिया जाएगा आपका। और ऑप्शन सी, कि न्यूबॉर्न इन्फेंट आर डेफिशिएंसी विटामिन की, बच्चे में विटामिन के की कमी होती है एंड दिस इंजेक्शंस प्रिवेंट यूर इन्फेंट फ्रॉम एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कि आपके बच्चे में एबनॉर्मल ब्लीडिंग नहीं हो इसको रोकने के लिए ये इंजेक्शन दिया जा रहा है। और ऑप्शन डी है आपके सामने कि न्यूबॉर्न इन्फेंट हैव स्टेराइल बाउल, न्यूबॉर्न बच्चे का इंटेस्टाइन स्टेराइल होता है एंड विटामिन के प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑफ बाउल, कि विटामिन के ग्रोथ को बढ़ाता है बैक्टीरिया की को जो बाउल के अंदर है। ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है दोस्तों। चलिएगा, जी हाँ, सी जो है वो सी एक ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका। और जूली सिंह जी सी जवाब दे रहे हैं, नरेश सैनी सी जवाब है, लोकेश मीना, हार्दिक एमसी जी और राज कुशवाहा जी सी जवाब है। चलिए भैया, आपके कमेंट्स की स्पीड बहुत ज्यादा है, जितने साथियों के कमेंट्स मेरी आंखों के सामने से हैं वो सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ साथियों के नाम जो है वो मैं बोल पा रहा हूँ, बाकी सभी साथी अपना आंसर रखेगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। राकेश चौधरी सी जवाब है और अजय सी जवाब है। भैया जवाब क्या है यहाँ पर ये ढूंढना है, और एक जवाब डी भी चल रहा है। चलिए, सी और डी की ये कसमकस लड़ाई और सी और डी की लड़ाई में जीत किसकी होनी है ये जो है वो आपको देखना है कि विटामिन के का इंजेक्शन आप लगा रहे हो, माँ को जवाब दो कि क्यों लगा रहे हो मेरे बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन। ये जवाब जो है वो आपको देना है यहाँ पर। सी जवाब आ रहा है दोस्तों का। डी और सी भैया, नरेश सैनी और नरेंद्र सैनी जी का जवाब है डी भैया, पवन गुप्ता जी का जवाब भी है डी यहाँ पर। चलिए, सी और डी की लड़ाई को खत्म करते हैं, फिर देख लेते हैं एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम आपके सामने। कि यूर इन्फेंट नीड टू विटामिन के टू डेवलप इम्यूनिटी, कि बच्चे के अंदर विटामिन के इम्यूनिटी डेवलप करता है। जी बिल्कुल नहीं है, विटामिन के कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं करता। पहला स्टेटमेंट कोरा कोरा गलत स्टेटमेंट है। चलिए, ऑप्शन बी आपका, विटामिन के प्रोटेक्ट यूर इन्फेंट हैव जॉन्डिस सर, कि जॉन्डिस को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है क्या विटामिन के? नहीं दिया जाता है।
और जॉन्डिस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं है सर। हाँ, अगर बहुत ज्यादा हीमोलाइटिक रिएक्शन हो रही हो तो वहां पर कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स दिए जाते हैं, या फिर जॉन्डिस के दौरान जो मेडिसिन्स दी जाती है वो मेडिसिन्स आपका होता है, उस मेडिसिन्स का नाम होता है आपका फिनोबार्बिटोन सर, जो कि जॉन्डिस का ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है। तो ये बी ऑप्शन विटामिन के रिगार्डिंग गलत था। सी ऑप्शन का पोस्टमार्टम सुनो, न्यूबॉर्न इन्फेंट आर डेफिशिएंसी विटामिन के, बिल्कुल कमी होती है विटामिन के की यहाँ पर, एंड दिस इंजेक्शन प्रिवेंट यूर इन्फेंट फ्रॉम एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कि ये इंजेक्शन ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा। जी बिल्कुल सही है। विटामिन के लीवर के द्वारा 4 क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण कर देता है, 2, 7, 9 और 10 नंबर, और क्लोटिंग फैक्टर का काम होता है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए डी का पोस्टमार्टम सुनिए, न्यूबॉर्न इंटेस्टाइन हैव स्टेराइल बाउल, यहां तक ये ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बाउल, आगे वाला स्टेटमेंट गलत कर रहा है। विटामिन के बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं करवाता, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं है, इसीलिए तो दिया गया है विटामिन के। अगर बैक्टीरिया होता तो सिंथेसिस हो जाता विटामिन के इंटेस्टाइन के द्वारा, लेकिन इंटेस्टाइन के द्वारा सिंथेसिस नहीं हो रहा है। कारण यही है कि आपका बैक्टीरिया नहीं है, न्यूबॉर्न का इंटेस्टाइन स्टेराइल है सर। तो विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर बनवाता है, ना कि बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाता है। अपना सही जवाब है कौन सा, सी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो एक साथी का जो है वो जवाब है कि सर हमने तो नहीं पढ़ा है। हाँ, जिस साथी ने जो है वो नहीं पढ़ा है भैया इस जवाब को ध्यान कर ले कि विटामिन के क्यों दिया जाता है बच्चे के अंदर, कि विटामिन के ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है इसलिए दिया जाता है। कैसे करता है, लीवर के द्वारा 4 क्लोटिंग फैक्टर बनवा देता है। और क्या इसका प्रोसेस है बनने का, ये मजा लेने के लिए फिर स्वागत रहेगा अपनी क्लासों के अंदर आपका। जी हाँ, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। A nurse assessed the newborn head that seen the gap between parietal and temporal bone. This is known as sir. नर्स जो है वो एक बच्चे का हेड असेस किया, और उस हेड असेस के दौरान क्या सीन हुआ है कि पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में एक गैप देखने को मिला है। बस उस गैप को क्या कहेंगे, उसका नाम अपने को बताना है। लीजिएगा, कोरोनल सूचर कहेंगे उसको अपन, ऑप्शन बी लैम्बडोइडल सूचर कहेंगे अपन उसको, स्क्वेमस सूचर कहेंगे, या फिर अपन सेजाइटल सूचर कहेंगे। सर कौन सा सूचर कहेंगे जो गैप आपको पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब के बीच में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, रोहित कुमार जी, हाइड्रोसिपेलस। इंदिरा सैनी जी, सर प्लीज थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। इंदिरा सैनी जी, शायद यहां पर जो क्वालिटी है वो शायद परफेक्ट क्वालिटी है, सभी साथियों को क्लियर दिख रहा है। आप अपना थोड़ा सा YouTube क्वालिटी जो है उसको 760 तक ले जाइएगा, अगर अच्छे नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 760 तक ले जाइएगा YouTube क्वालिटी को, ठीक है। चलिएगा, जवाब आ रहा है यहाँ पर डी, सर सेजाइटल सूचर होगा। जवाब आ रहा है ए, कोरोनल सूचर होगा। अरे भैया ध्यान दीजिएगा, पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स की बात कर रहे हो, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन्स के बीच में जो गैप है उस गैप का नाम जो है वो नाम आपको बताना है। जी हाँ, सी जवाब आ रहा है यहाँ पर। जे एम जी सैनी सी है, भावना यादव सी जवाब दे रहे हैं भैया, सुनील गौतम सी डी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, और महादेव जी बिल्कुल स्क्वेमस लिखा है उन्होंने अपने कमेंट्स के अंदर, मतलब सी जवाब के साथ है वो भी आपके। और देखते हैं यहाँ पर कौन सा जवाब सही हो रहा है। हेमराज कुमावत जी बी जवाब दे रहे हैं भैया। चलिएगा कुमावत साहब जी, देख लेते हैं फिर आपका जवाब जो है वो सही है या गलत है। जी हाँ, कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही है। सूचर जो है वो सूचर्स की बात कर रहा है। ये सूचर समझिएगा, दो तरीके से जो है वो हेड को दिखाया गया है, एक टॉप व्यू बिल्कुल ऊपर से कैसा दिखाई देगा और एक लेटरल साइड से कैसा दिखाई देगा। चलिए इस पूरे डायग्राम के अंदर जो है वो आपको सूचर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे वाली ये बोन्स है, इसको फ्रंटल बोन कहा जाता है, ये पैराइटल बोन है और ये ऑक्सीपिटल बोन है। इस डायग्राम में, एक नंबर वाले डायग्राम के अंदर समझिएगा टॉप व्यू सर, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन्स के बीच में ये जो सूचर है, इस सूचर को कहा जाता है दोस्तों आपका कोरोनल सूचर। सर कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर। दोनों पैराइटल फ्रंटल बोन्स के बीच में जो ये सूचर है इसका नाम है फ्रंटल सूचर। सर
बोथ फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर है उसका नाम है फ्रंटल, फ्रंटल पैराइटल के बीच में उसका क्या नाम है, कोरोनल। दोनों पैराइटल्स के बीच में ये सूचर सर, इसको कहा जाता है, इस सूचर को आपका कौन सा, सेजाइटल सूचर सर। कौन सा सूचर है, सेजाइटल सूचर। चलिएगा, पैराइटल बोन और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन है, इस बोन के बीच में ये जो सूचर है इसका नाम है आपका लैम्बडोइडल सूचर सर। 4 सूचर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर, दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में फ्रंटल, फ्रंटल और पैराइटल्स के बीच में कोरोनल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्बडोइडल, और दोनों पैराइटल के बीच में सेजाइटल। सर अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला अभी तक अपने को। अपने क्वेश्चन का जवाब ये है कि पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में ये जो सूचर है, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में ये जो सूचर है, इस सूचर का नाम है आपका स्क्वेमस सूचर भैया। कौन सा सूचर कहते हैं अपन इसको, स्क्वेमस सूचर। तो अपने क्वेश्चन का जवाब है स्क्वेमस सूचर। चलिएगा देख लेते हैं अपन अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या कहा है अपने क्वेश्चन ने। जी हाँ, यहां पर जो है वो कहा है अपने को कि पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में कौन सा सूचर है, कोरोनल सूचर। नहीं, कोरोनल सूचर तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में। लैम्बडोइडल सूचर, जी ये तो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में। हाँ, ये अपने क्वेश्चन का जवाब है। स्क्वेमस सूचर है पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स के बीच में, और सेजाइटल सूचर दोनों पैराइटल्स जो है वो पैराइटल बोन्स के बीच में है। तो यहां पर सही जवाब अपना सी, स्क्वेमस सूचर भैया। चलिए अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है और देंगे सभी साथी जवाब उसका। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी साथियों को, 9 फरवरी 2023 मैड गुरुज क्लासेस नोरसेट 2023 सितंबर एग्जाम्स के लिए बेहतरीन शानदार प्रिपेयर कराने के लिए आप सभी साथियों के लिए एक न्यू बैच की अनाउंसमेंट, न्यू बैच अपना रन कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैच रन कर रहा है 9 फरवरी 2023। चलिए भैया, न्यू एड्रेस ध्यान रखना है, हल्दी घाटी गेट, प्रताप नगर, टोंक रोड जो है वो टोंक रोड वाला। और जी बिल्कुल, मैड गुरुज जो है वो डायरेक्टर्स तीनों, बहुत भली बात ही आप सभी साथी जो है वो वाकिफ है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर, और क्या है अपना अगला क्वेश्चन। जी हाँ, लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। विच स्ट्रक्चर शुड बी क्लोज बाय द टाइम ऑफ चाइल्ड इज 18 मंथ। कौन सा स्ट्रक्चर इस बच्चे के अंदर, या कौन सा स्ट्रक्चर चाइल्ड के अंदर 18 मंथ के ऊपर क्लोज हो जाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम बता रहा है। ऑप्शन में 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और ये नंबरिंग सिस्टम मैच करना है आपको इस वाले डायग्राम से भैया। आपके इस डायग्राम के अंदर ऐसा कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो आपका 18 मंथ के ऊपर क्लोज हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं चाहिए, मुझे ऑप्शन चाहिए भैया। ए, बी, सी और डी वाले जवाब सही मान्य होंगे यहाँ पर। तो चलिए फिर ए, बी, सी, डी में से कौन सा आपका। जी बिल्कुल मोनू जी, शुक्रिया है डियर। एंटीरियर फोंटिनेल्स, और 1 नंबर वाले साथी से रिक्वेस्ट है, ऑप्शन लिखा है ए, बी, सी, डी, जवाब ए, बी, सी, डी में से होना चाहिए दोस्त, कि क्या आपका जवाब जो है वो जवाब होगा। डायग्राम के अंदर सिर्फ नंबरिंग की है मैंने और लिखा है 18 महीने के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। जी हाँ, चलिएगा यहाँ पर बी जवाब आ रहा है साथियों का। जी बिल्कुल, हेमराज, जूली, लोकेश, प्रदीप, उज्ज्वला पाल जी, सुमन, सभी का जवाब जो है वो अंकिता सिंह, बी जो है वो बी जवाब आ रहा है कि सर 1 नंबर स्ट्रक्चर है ऐसा। चलिए चेक कर रहे हैं अपन। हाँ बिल्कुल, 1 नंबर जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है आपका कौन सा, एंटीरियर जो है वो एंटीरियर फोंटिनेल, जिसको अपन ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है, 12 मंथ से लेकर के और 18 मंथ के अंदर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। पोस्टीरियर फोंटिनेल जो कि 3 नंबर के ऊपर अपने को दिखाया गया है, ये 6 वीक के अंदर क्लोज हो जाता है भैया। 1.5 मंथ में क्लोज हो जाता है 3 नंबर। 2 नंबर के ऊपर ये जो दिखाया गया है ये सेजाइटल सूचर है। 4 नंबर के ऊपर दिखाया गया ये अपना फ्रंटल सूचर है। और सूचर्स जो है वो सर 6 ईयर के ऊपर क्लोज होते हैं। 6 साल के ऊपर कंप्लीट तरीके से सूचर्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं आपके। चलिएगा अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे और देंगे जवाब साथी। जी हाँ, बहुत जो है वो स्पेसिफिक, ए नर्स असेस द न्यूबॉर्न, दिस कंडीशन इज नोन एज। नर्स ने जो है वो न्यूबॉर्न को असेस किया है। आपके डायग्राम के अंदर जो है वो आपको एक कंडीशन दिखाई गई है
इस कंडीशंस को जो है वो आप किस नाम से जानोगे? ऑप्शन ए पॉलीडक्टली, ऑप्शन बी मोनोडक्टली, ऑप्शन सी सिनडक्टली और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सर दीजिएगा जवाब। जो डायग्राम के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो किस नाम से जाना जाएगा? जी बिल्कुल, सूरज पुरोहित जी, पोस्टीरियर फोंटिनल यूजुअली जो है वो 1 to 2 मंथ के ऊपर एग्जैक्ट लीजिएगा सूरज पुरोहित जी, 6 वीक के दौरान 1.5 मंथ के ऊपर क्लोज हो जाता है। जी हाँ, चलिएगा। कौन सी कंडीशन है जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई है? न्यू बॉर्न में कौन सी कंडीशन असेस करोगे? चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट सभी साथी, और जवाब हर एक साथी का होना चाहिए भैया। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट सभी साथियों के होने चाहिए। चलिएगा, यहां पर जवाब आ रहा है साथियों का कि सर डायग्राम में जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम बी ऑप्शन के साथ में है। और जी हाँ, एक साथी सी ऑप्शंस वाले भी हैं। एमजी सैनी जी सी ऑप्शंस कह रहे हैं, हेमराज कुमाऊत जी सी ऑप्शंस कह रहे हैं, ए बी और सी। चलिए यहां तो कसमकस लड़ाई तीनों ऑप्शन की है कि सर साथी ए जवाब भी दे रहे हैं, बी भी और सी भी। चलिए तो फिर कौन सा सही है? हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम आपके सामने है, लीजिएगा। यहां पर पहले तो सही जवाब की तरफ चलते हैं। 5 उंगलियां नंबर के अंदर है, 1 2 3 4 एंड 5, और 3 एंड 4 नंबर जो फिंगर है वो आपस में चिपकी हुई है। सर 3 नंबर्स एंड 4 नंबर्स जो फिंगर है वो आपस में चिपकी हुई है हाथ के अंदर। तो यहां पर एक तो ये जब फिंगर्स चिपकी हुई हो, फिंगर्स में फ्यूजन हो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है सिनडक्टली। सर क्या कहा जाता है उसको? सिनडक्टली। तो सही जवाब तो है अपना सिनडक्टली। सर फिंगर्स नंबर जो है वो नंबर का कम होना। सर अगर हैंड के अंदर 4 ही उंगलियां होती तो मैं इसको कहता मोनोडक्टली। सर और अगर हैंड के अंदर उंगलियां ज्यादा हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ फिंगर्स हैं, तो फिर उसको क्या कहता मैं? पॉलीडक्टली। हमेशा पॉली वर्ड ज्यादा के लिए यूज होता है, तो फिंगर्स के नंबर का ज्यादा होना पॉलीडक्टली। मोनो कम के लिए यूज होता है, तो फिंगर्स के नंबर का कम होना मोनोडक्टली, और आपस में चिपकी हुई होना फिंगर्स का क्या कहलाएगा? आपका सिनडक्टली जो है वो सिनडक्टली कहलाएगा भैया। तो चलिए, आपके पॉलीडक्टली का एग्जाम्पल है आपके ऋतिक रोशन जी, वहां पर उनके 2-2 अंगूठे हैं, फिंगर्स डबल है उनके, तो वो किसका एग्जाम्पल है? आपके पॉलीडक्टली जो है उस पॉलीडक्टली का। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और जवाब देंगे सभी साथी। जी हाँ, लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का अपना। ए नियोनेट हैज बीन डायग्नोसिस विद कैपुट सक्सीडेनम। सर एक नियोनेट जो है वो कैपुट सक्सीडेनम से सफर कर रहा है। कैपुट सक्सीडेनम डायग्नोसिस है नियोनेट को। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस कंडीशन? इस कंडीशंस के अंदर जो है वो सही स्टेटमेंट क्या है? 4 स्टेटमेंट आपके सामने होंगे। कैपुट सक्सीडेनम के लिए सही स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। जी बिल्कुल, चलिएगा। ऑप्शन ए है आपका, इट्स यूजुअली रिजोल्व इन 3 to 6 वीक, कि ये 3 से 6 वीक के अंदर जो है वो रिजोल्व हो जाता है। ऑप्शन बी, इट्स डज नॉट क्रॉस द क्रेनियल सूचर लाइन, ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ऑप्शन सी है आपका, इट्स कलेक्शन ऑफ द ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरिओस्टियम, ये ब्लड और पेरिओस्टियम के बीच का कलेक्शन होता है। और ऑप्शन डी है आपका, इट इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ टिश्यू ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग हेड, कि हेड के प्रेजेंटिंग पार्ट्स के अंदर ये स्वेलिंग होती है टिश्यू की। कौन सा स्टेटमेंट सही है कैपुट सक्सीडेनम के रिलेटेड? हेड में होने वाली 2 इंजरी हैं, कैपुट सक्सीडेनम और सिफेल हिमेटोमा। बस दोनों इंजरीज के अंदर आपको कैपुट सक्सीडेनम के लिए सही स्टेटमेंट बताना है। जी बिल्कुल, सूरज पुरोहित जी बिल्कुल शुक्रिया है डियर कि सर ओसम सेशन, मजा आ रहा है। तो फिर चलिएगा, इस सेशन का मजा लूटिएगा दोस्तों। और क्या है आपका शानदार सा जवाब इस क्वेश्चन का? चलिए रखिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि सर हमारा सही जवाब ये है इसके लिए। जी बिल्कुल, नरेश सैनी जी नो आइडिया सर जी इस क्वेश्चन के लिए मुझे। चलिए भैया आपके आइडिया अभी लाते हैं। ज्योति पटेल जी डी जवाब दे रहे हैं कि इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ टिश्यू ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट इन प्रेजेंटिंग हेड। चलिएगा, सुमन जो है वो डी जवाब, वसीम अकरम डी जवाब दे रहे हैं भैया।
और लाइफ लाइन सी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं। बलिए भैया, कौन बनेगा करोड़पति, लाइफ लाइन ले सकते हैं आप सभी साथी, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि मैं करोड़पति वाले क्वेश्चन में फंस गया हूं और इस 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है। चलिए भैया, प्रदीप कुमार जो है वो, प्रदीप कुमार जी शुक्रिया डियर। यहां पर बी एक जवाब, ए एक जवाब और डी एक जवाब, तो मुझे लग रहा है एक सी जवाब स्टेटमेंट में नहीं है, बाकी सब आपने परोस दिया है। चलिए अजय कुमार या ने जवाब दे दिया है सी जो है वो सी बी सर, और यहां पर क्या सही जवाब होने वाला है ये आपको देखना पड़ेगा। अब आपका पोस्टमार्टम, बिल्कुल बंटू राजपूत जी, नोटा है सर अपना जवाब, तो भैया अपने नोटा को जो है वो यस में बदलते हैं। पोस्टमार्टम सुनिएगा, कैपुट सक्सीडेनम और सिफेल हिमेटोमा दोनों का पहले पोस्टमार्टम आपकी जो है वो आपके सामने ये एक इमेज डायग्राम से मैंने शो आउट किया है। चलिए देख लेते हैं दोनों कंडीशन को। एक कंडीशन कह रहे हो आप कैपुट सक्सीडेनम और दूसरा कह रहे हो सिफेल हिमेटोमा। सर हिमेटोमा जो होता है वो ब्लड का कलेक्शन होता है भैया। हिमेटोमा किसका कलेक्शन होता है? ब्लड का कनेक्शन। और किस किस के बीच में होता है? पेरिओस्टियम लेयर जो कि स्कल की बोन के अपर की लेयर होती है, और नीचे है स्कल बोन। सर स्कल बोन और पेरिओस्टियम के बीच में ब्लड का कलेक्शन जो है वो कलेक्शन होना आपका सिफेल हीमेटोमा कहलाता है। सर सिफेल हीमेटोमा जो है वो लगभग 6 वीक लेता है रिजोल्व होने के दौरान। सिफेल हीमेटोमा कभी भी सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। इधर सुनिए, कैपुट सक्सीडेनम फ्लूइड का कलेक्शन है सर, स्कल के जस्ट बिलो लेयर। सर स्कल कवरिंग के जस्ट नीचे की तरफ फ्लूइड का कलेक्शन होना, स्कल बोन पे प्रेशर लगने की वजह से ऐसा हो जाता है, जिसको अपन कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं। ये सूचर लाइन है और ये यहां तक आ रहा है, मतलब सूचर लाइन को आसानी से क्रॉस कर जाता है आपका कौन? कैपुट सक्सीडेनम। सर अब अपने ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं कि अपने ऑप्शन अपने को क्या कह रहे हैं, और उस ऑप्शंस पे फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन कह रहा है आपका इट रिजोल्व इन 3 to 6 वीक। सर ये तो सिफेल हीमेटोमा के लिए सही है, कैपुट सक्सीडेनम के लिए तो गलत स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन बी, इट डज नॉट क्रॉस द क्रेनियल सूचर लाइन, कि ये क्रेनियल सूचर लाइन को क्रॉस जो है वो क्रॉस करता है क्या? सर डज नॉट क्रॉस मतलब नहीं करता है क्या? जी बिल्कुल ये तो करता है। आपका ये जो लाइन लिखा गया है ये हिमेटोमा के लिए सही है, कैपुट सक्सीडेनम के लिए ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, इट कलेक्ट द ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरिओस्टियम, ये भी हिमेटोमा के लिए सही है भैया। अब तो एक ही ऑप्शन अपने पास बच गया था और वो था डी ऑप्शन आपका, बिल्कुल। इट इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ टिश्यू ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट, हेड का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो दिखाई देने वाला पार्ट है, उस पार्ट का जो है वो टिश्यू का स्वेलिंग हो जाना ही आपका क्या कहलाता है? कैपुट सक्सीडेनम जो है वो कैपुट सक्सीडेनम कहलाता है। तो डी जो है वो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है यहाँ पर। बाकी साथियों के जवाब जो है वो गलत है, और आपकी इस गलत जानकारी के लिए मुझे खेद है कि आप ए बी और सी जवाब ना दें। ए बी और सी जवाब हिमेटोमा के लिए सही है और डी जवाब है आपका कैपुट सक्सीडेनम के लिए सही। तो अपने क्वेश्चन कैपुट सक्सीडेनम, डी जवाब जो है वो राइट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जी हाँ लीजिएगा। ए नर्स असेस द न्यूबॉर्न दैट सीन द लो सेट ईयर, दिस कंडीशन मेनली सीन विथ। सर नर्स जो है वो नर्स लो सेट ईयर जो है वो इंडिकेट कर रही है। इस इमेज में, इस डायग्राम में आपको दिखाई भी दे रहा है लो सेट ईयर। बस आपको बताना है वो किसके साथ देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है, हाइड्रोसिपेलस में देखने को मिलता है, ओटाइटिस मीडिया में देखने को मिलता है, या कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। कंडीशन का नाम क्या है? आपसे लो सेट ईयर एक्सप्लेन कर रहा हूं। लो सेट ईयर क्या होता है सुन लीजिएगा। आई के आउटर कैंथस से मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। अगर इस इमेजिनरी लाइन से ईयर पिन्ना नीचे की तरफ है तो इस कंडीशन को कहा जाता है लो सेट ईयर। और यहां पर लो सेट ईयर जो है वो आपका जो है वो सफर है, ये बच्चा नीचे की तरफ है ईयर पिन्ना, कंडीशन लो सेट ईयर है। बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन में लो सेट ईयर देखने को मिलता है? चलिए भैया, जीतू चौधरी ए जवाब है, वसीम अकरम जवाब ए दे रहे हैं, खुशबू यादव बी जवाब दे रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम हाइड्रोसिपेलस जवाब आ रहा है अभी तक, वीरेंद्र खावजा जी जवाब सी दे दिया है उन्होंने, ओटाइटिस मीडिया, बंटू राजपूत जी डी जवाब दिया है, अंजू कह रहे हैं सर डी जवाब को लॉक कर दीजिएगा।
चलिए फिर लॉक करते हैं जी। बिल्कुल सत्यवती यादव जी स्वागत है डियर। चलिए जवाब देखते हैं आपका सही जवाब क्या होने वाला है। यहाँ पर ए बी सी डी ये कसम कस लड़ाई है भैया। हर ऑप्शन की लड़ाई की लो सेट ईयर किसमें देखने को मिलेगा और ये आपको बताना है। टर्नर सिंड्रोम सर लॉक कर दीजिएगा टर्नर सिंड्रोम को। बिल्कुल अभी देखते हैं पोस्टमार्टम के दौरान हर एक ऑप्शन का कि कहां आपका सही हो रहा है लो सेट ईयर। ड्यूरिंग ऑफ कैपुट सक्सीडेनम रिजोल्व 72 आवर। सुमन मीना जी कह रहे हैं कि कैपुट सक्सीडेनम जी हाँ बिल्कुल फ्यू डेज के अंदर सर, मैं 70 आवर्स भी नहीं कहूं, मैं ये कहूं कुछ ही दिनों में रिजोल्व हो जाता है। हाँ 3 to 4 डेज के अंदर रिजोल्व हो जाता है आपका क्या कैपुट सक्सीडेनम। पिछले क्वेश्चन का ऐसा जवाब है। चलिएगा कुलदीप सिंह चौहान जी शुक्रिया है डियर। चलिएगा जवाब दीजिएगा भैया लो सेट ईयर कहां पर देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम, हाइड्रोसिपेलस, ओटाइटिस मीडिया और CHD मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। तो चलिए एक लो सेट ईयर के लिए स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। लो सेट ईयर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में देखने को मिलता है सर। कौन से बच्चों के अंदर? डाउन सिंड्रोम। 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो जाना डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में ये कंजेनाइटल डिफॉल्ट है कि उन बच्चों में ईयर आई के आउटर कैंथस के इमेजिनरी लाइन के नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है। और डाउन सिंड्रोम मेनली लीड करता है, मेन कारण होता है कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर के अंदर। तो यहां पर जवाब सही है अपना डी ऑप्शन सर, CHD। जो बच्चे कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं उनमें मेनली देखने को मिलता है आपका कौन सा लो सेट ईयर, क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स का भी मेन कारण होता है डाउन सिंड्रोम और लो सेट ईयर का भी मेन कारण होता है आपका क्या डाउन सिंड्रोम। बाकी कोई भी ऑप्शंस आपका लो सेट ईयर के लिए सही नहीं है। टर्नर सिंड्रोम जी बिल्कुल नहीं है। फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होना टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, बिल्कुल भी सही नहीं है आपका ये लो सेट ईयर के लिए। हाइड्रोसिपेलस के अंदर ईयर नीचे की तरफ नहीं भैया, हाइड्रोसिपेलस में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है आपका और इंट्राक्रेनियल कैविटी फ्लूइड का कलेक्शन होना लार्ज हो जाता है, ब्रेन का हेड का साइज, उसको हाइड्रोसिपेलस कहते हो। मिडिल ईयर का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ओटाइटिस मीडिया होता है, यहां पर भी जो है वो आपका सही नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। अगर एग्जामिनर डाउन सिंड्रोम लिख देता, अपने को दोनों ऑप्शन लिख देता, ये भी मान लेता हूं मैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर भी लिखता और टर्नर सिंड्रोम की जगह डाउन सिंड्रोम लिखता, नो डाउट मैं डाउन सिंड्रोम को राइट आंसर करता सर कि डाउन सिंड्रोम मेरा सही जवाब है। यहां तो मैंने मैच किया है कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के जो है वो ज्यादा होने के चांस है कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर और इसी बच्चे के अंदर ज्यादा होने के चांस है कौन सा लो सेट ईयर जो है वो ईयर सर। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और देंगे सभी साथी जवाब फिर से अपना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 आज के सेशन का। द नर्स इज अवेयरिंग दैट ए नियोनेट ऑफ मदर विथ डायबिटिक इज एट द फॉर रिस्क ऑफ व्हाट कॉम्प्लिकेशन। कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है वो होने के चांसेज है यहां पर अगर नियोनेट डायबिटिक मदर का है सर। एक मदर डायबिटीज है, नियोनेट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है वो होने के चांसेज है यहां पर, ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए एपनिया की कंडीशन होगी, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, ऑप्शन सी नाइट्रोजन लॉस की कंडीशन होगी और ऑप्शन डी थ्रोम्बोसिस की कंडीशन होगी। क्या देखने को मिलेगा? चलिए जवाब दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल रंजना पटेल जी, सत्या तुम पागल ही है। मेडेंस जो है वो मेडेंस में चैट किया भैया, जैसा भी जो है वो आपका ये कमेंट्स है मुझे बहुत क्लियरली जो है वो दिखाइएगा। चलिए टेक्निकल टीम से अनुरोध है मेरा कि जितने भी कमेंट्स हैं जिन बच्चों के वो सारे कमेंट्स और डाउट डिस्प्ले के ऊपर जो है वो हाईलाइट करके रखे। जी बिल्कुल चलेगा। यहां पर जवाब आ रहा है हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया, बी एक जवाब जो है वो जवाब आ रहा है। जी बिल्कुल अंजू लांबा जी बिल्कुल शुक्रिया है डियर। चलिएगा बी जवाब वाले साथियों की लाइन है भैया और ये तो क्वेश्चन नहीं, अगर सभी का सही है तो फिर ये तो हलवा हो गया आप सभी के लिए कि सीधा सीधा पका पकाया क्वेश्चन मिल गया। हाँ याद रखना है अगर जवाब सही है तो भैया। चलिएगा देख लेते हैं फिर डायबिटिक मदर के अंदर क्या होने के चांसेज है बच्चे में। जी बिल्कुल सही है, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेज होते हैं डायबिटिक मदर न्यूबॉर्न्स के अंदर, क्योंकि डायबिटिक मदर न्यूबॉर्न में बच्चे के अंदर हाइपर इंसुलीमिया देखने को मिलता है।
इंसुलिन जो है वो ज्यादा होता है, इंसुलिन ज्यादा देखने को मिलता है, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना सर। यहां पर नियोनेट की बात कर रहा है, और नियोनेट के अंदर जो है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ज्यादा इंसुलिन है, बच्चे के अंदर क्या लीड होगा, हाइपोग्लाइसीमिया लीड होगा भैया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बाकी तीनों ऑप्शन इसके आसपास भी मैच नहीं कर रहे, इरिलीवेंट तरीके से डाले गए हैं। एनीमिया भी नहीं है, नाइट्रोजन लॉस भी नहीं है, थ्रोम्बोसिस भी नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है डायबिटिक मदर्स वालों में। तो सीधा सा ये क्वेश्चन का जवाब अपना क्या हो रहा है, अपना हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, लीजिएगा। विटामिन के इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द नियोनेट। एक बच्चे को विटामिन के दे रहे हो, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है पहले, क्या नया है इस क्वेश्चन में। ए नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिसिन विच मसल साइट। नर्स कौन सी मसल्स के अंदर इस इंजेक्शन को लगाने के लिए तैयार हो, डेल्टोइड मसल्स के अंदर, ट्राइसेप्स मसल्स के अंदर, वेस्टस लेटरलिस मसल्स के अंदर, या फिर बाइसेप्स मसल्स के अंदर। भैया कौन सी मसल्स के अंदर जो है वो विटामिन के का इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। चलिएगा हेमराज कुमाऊस जी शुक्रिया है डियर, जवाब दीजिएगा यहाँ पर कौन सी मसल्स में लगाने वाले हो। और सबसे पहला जवाब दिया है भैया मोनू सैनी, जो है वो मोनू सैनी अपनी जो है वो नेट स्पीड, अपनी चैट स्पीड और अपनी आंखों को, अपने कानों को बिल्कुल गड़ा करके बैठे हुए हैं, और जवाब लिखा है उन्होंने वास्टस लेटरलिस, जो है वो वास्टस लेटरलिस जी बिल्कुल। मनीष कुमार जो है वो मनीष कुमार जी, सर आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो खान सर जो है वो खान सर जैसा है जी बिल्कुल, शुक्रिया डियर। खान सर अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है पटना की, और सर आप उससे मेरे को कंपेयर जो है वो बिल्कुल ना करें। ये मेरा एक अपना लहजा, अपना एक तजुर्बा है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आता है और आप बेहतरीन पढ़ते हो, इसलिए बेहतरीन पढ़ा लेते। चलिएगा जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। सी जो है वो सी जवाब है, वास्टस लेटरलिस जी बिल्कुल, सी जवाब वास्टस लेटरलिस यहाँ पर आ रहा है। काजल यादव, सुमन जी और नीसू राठौड़ जी, डी के करोली जी सी जवाब दे रहे हैं भैया, और अजीत खान जी का जवाब भी आ रहा है वास्टस लेटरलिस जी बिल्कुल। विटामिन के नियोनेट के अंदर जो है वो लगाया जाता है कौन सी मसल्स के अंदर, सही है आपका वास्टस लेटरलिस। सर कहाँ प्रेजेंट होता है वास्टस लेटरलिस, ये ध्यान रखना है अपने को। एंटीरियर आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियर आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई भैया। थाई जो है वो थाई का आगे की तरफ प्रेजेंट होगा एंटीरियर साइड में, और आउटर बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा सर। थाई जो है वो थाई के अंदर, चलिए सपोज करिए ये थाई जो है वो थाई पोर्शन है, हालांकि ये अपर आर्म है, यहाँ पर मसल्स बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है, बट यहीं पर इसी को थाई मानिएगा, ठीक है। थाई पोर्शन में आगे की तरफ बाहर की साइड में, आउटर साइड के अंदर जो मसल्स है वो होती है वास्टस लेटरलिस, अंदर की तरफ जो मसल्स है वास्टस मीडियलिस थाई के अंदर, बिल्कुल ऊपर कवर करते हुए जो मसल्स होती है वो होती है रेक्टस फीमोरिस सर। तो अपने को जो है वो ध्यान रखना है, वास्टस लेटरलिस जो है वो वास्टस लेटरलिस में लगाया जाता है, लेटरल साइड आउटर साइड प्रेजेंट होता है वास्टस लेटरलिस भैया। चलिएगा जवाब जो है वो आपका जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर है। अगला क्वेश्चन अपने सेशन जो है वो सेशन का जी हाँ लीजिएगा। वाइल असेसिंग ए 2 आवर ओल्ड नियोनेट, एक 2 घंटे ओल्ड नियोनेट है भैया, अभी अभी 2 घंटे जो है वो 2 घंटे हुए हैं जी बिल्कुल। चेतन जो है वो चेतन खन्ना जी भी कह रहे हैं आज से सर का नाम खान सर 2 जो है वो 2 भैया। चलिए जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का अपना, ठीक है। वाइल असेसिंग द 2 ईयर ओल्ड नियोनेट, एक 2 साल का जो है वो ओल्ड नियोनेट बच्चा है। द नर्स ऑब्जर्व द नियोनेट टू हैव द एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस हो गया है 2 घंटे के बच्चे को एक्रोसाइनोसिस। वर्ड सुनिएगा, एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है सेंट्रल बॉडी का नॉर्मल होना, पिंक होना, बट साइड के अंदर सर एक्सट्रीमिटीज का ब्लू होना एक्रोसाइनोसिस कहलाता है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर, 2 घंटे के बच्चे में क्या देखने को मिल रहा है, एक्रोसाइनोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी परफॉर्म इनिशियली, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो आपका जो है वो इनिशियल एक्शन क्या होगा, आपका शुरुआती एक्शन जो है वो एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए एक्टिविटी द कोड ब्लू और इमरजेंसी सिस्टम, कोड ब्लू और इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करोगे। ऑप्शन बी डू नथिंग बिकॉज एक्रोसाइनोसिस इज द नॉर्मल नियोनेट, नियोनेट के अंदर नॉर्मल होता है, बी ऑप्शन ये कह रहा है। ऑप्शन सी इमीडिएटली टेक द न्यूबॉर्न टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी,
हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो इमीडिएटली न्यूबॉर्न का टेम्परेचर लोगे। और ऑप्शन डी, नोटिफाई द फिजिशियन ऑफ नीड फॉर द कार्डियक कंसेंट, फिजिशियन को नोटिफाई करोगे कि बच्चे का कार्डियक कंसेंट करवा लिया जाए। चलिए दीजिएगा जवाब, कौन सा यहां पर सही होगा आपका। चलिए भैया जवाब दीजिएगा फटाफट से। यहां पर जो है वो बी डी सी कई सारे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन के साथ में है साथी, कि सर क्या ऑप्शन यहां पर सही होगा। सी ऑप्शन भी आ रहा है, ए जो है वो ए ऑप्शन भी आ रहा है आपका सर। जी हाँ, यहां पर जो है सर जो है वो सर से मैं कोविड में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा था। जी बिल्कुल डियर्स, आपका जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ने वाला ये प्यार मोहब्बत बना रहे। जी बी जवाब आ रहा है, और ज्योत्सना जी भी बी जवाब दे रहे हैं भैया। चलिए मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सबाईदा बी जवाब से आपका। पूजा भिंड जी बी जवाब दे रहे। काजल यादव बी जवाब है। देख लेते हैं अब यहाँ पर सही जवाब क्या है। सर एक 2 घंटे के नियोनेट के अंदर जो है वो आपको एक्रोसाइनोसिस देखने को मिल रहा है। चलिए एक बात मैं एक ही स्टेटमेंट में क्लियर रखिएगा, इनिशियल स्टेज के अंदर किसी भी नियोनेट के अंदर अगर एक्रोसाइनोसिस हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल अजीत खान जी, एक्रोसाइनोसिस एक नॉर्मल कंडीशन है। शुरुआती टाइम्स के दौरान नियोनेट में कोई कोड ब्लू इंडिकेटर एक्टिवेटेड की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की इमीडिएटली टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, फिजिशियंस इमीडिएटली नोटिफाई की जरूरत नहीं है। शुरुआत के कुछ टाइम के अंदर हाथ पांव नीले होते हैं बच्चे के। जी बिल्कुल, नियोनेट्स के अंदर कभी भी 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं होता है, 95 to 100% एडल्ट का सैचुरेशन है, बट नियोनेट्स के अंदर 90% तक ही सैचुरेशन होता है। हाथ पांव ब्लू देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डू नथिंग बिकॉज एक्रोसाइनोसिस इज नॉर्मल इन द नियोनेट, कि नियोनेट के अंदर एक्रोसाइनोसिस देखने को मिलता है बिकॉज ये नॉर्मल कंडीशंस होती है। बी ऑप्शन जो है वो अपना सही ऑप्शन है, सही जो है वो सही जवाब अपना यहाँ पर। और जी हाँ बिल्कुल, आप सभी साथी जो है वो सभी साथी कि सर आपको जो है वो आज का ये सेशन जो है वो कैसा लगा। मेरा 1 घंटे का रूबरू होना आप सभी साथियों से जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर। ध्यान रखिएगा 9 फरवरी 2023 नया बैच मैड गुरुज क्लासेज आप सभी साथियों के लिए नया जो है वो नई जगह के ऊपर बैच नया, वही पुरानी टीम, वही पुराना दास्ता, वही पुराना ख्वाब और वही पुरानी मंजिल अपनी। आप सभी साथियों के लिए एक लाइन मेरे लिए है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी साथियों को फिर से जो है वो एक नए सेशंस के लिए, आगे की क्लासेस के लिए स्वागत रहेगा। मैड गुरु क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप सभी साथियों से आज रात्रि के लिए जो है वो विदा लेता है। शुभ रात्रि, गुड नाइट आप सभी लोगों के लिए। और फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस, नए जोश, नए सेशंस के साथ में। तब तक के लिए